ये तमाम वो मक्कार हैं जो 1947 में चुप रहे, 1950 में चुप रहे, 1960 में चुप रहे, 1957 में चुप रहे। उससे भी ज्यादा जहर भरे हैं। लेकिन जिन्हें हम कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब, ये सब फ्रॉड क्रिएट किए गए आपको मूर्ख बनाने के लिए। तो 44 के बाद जो 5600 लोग आए थे, 2019 आते आते उनकी गिनती 7.5 लाख हो गई। जो शाहीन बाग और नोएडा और जेएनयू में, बार बार रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं मैं, ये शाहीन बाग के बाहर ओखला, जहां 99% मुसलमान दिल्ली में रहते हैं, ये जेएनयू में जो इस समय कारोबार हो रहा है, इसके पीछे एजेंडा बहुत खतरनाक है। आज संविधान को लेकर के बड़ी चिंता कर रहे हैं, ये तमाम वो मक्कार हैं जो 1947 में चुप रहे, 1950 में चुप रहे, 1960 में चुप रहे, 1957 में चुप रहे, क्योंकि तब एजेंडा इनका पूरा हो रहा था, इसलिए चुप्पी साधी इन्होंने। और अब किन्हीं और कारणों से बोल रहे हैं, इसलिए उनको एक्सपोज करने के लिए मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको। 1944 से जो 5600 परिवार आए थे, आप सोचिए कि उस वक्त के मुसलमान कश्मीरी लीडरान, पूरी लीडरशिप कितनी एंटी हिंदू हो सकती है। ये मैं 1957 की बात बता रहा हूं आपको, जब उनका संविधान बना और जिसमें 35 जोड़ी गई। आज के तो उससे भी ज्यादा जहर भरे हैं। लेकिन जिन्हें हम कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब, ये सब फ्रॉड क्रिएट किए गए आपको मूर्ख बनाने के लिए। 1944 में जो 5600 परिवार आए, उसमें 100% कोई भी मुसलमान नहीं था। सारे के सारे हिंदू, डोगरा, बौद्ध, सिख थे। वो लोग आए और जम्मू के पास आके बस गए। वो पंजाब तक नहीं पहुंच पाए, वो वहां रहने लगे। बात बढ़ गई, खत्म हो गई। घटना 1957 की है, कट डेट 1944 की इसलिए रखी गई कि ये 5600 परिवारों में एक भी मुसलमान नहीं था। और इस आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की ताकत दी गई, इस बात का अधिकार दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर राज्य की जिसको चाहे नागरिकता दें, जिसको चाहे न। नागरिकता भारत की हो न हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर नागरिकता आपके पास नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर में न रह सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं, न चुनाव में लड़ सकते हैं। ये इसका प्रावधान था इस 35A का। तो 44 के बाद जो 5600 लोग आए थे, 2019 आते आते उनकी गिनती 7.5 लाख हो गई। जो शाहीन बाग और नोएडा और जेएनयू में, बार बार रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं मैं, ये शाहीन बाग के बाहर ओखला, जहां 99% मुसलमान दिल्ली में रहते हैं, ये जेएनयू में जो इस समय कारोबार हो रहा है, इसके पीछे एजेंडा बहुत खतरनाक है। आपको लगते हैं वो थोड़े हैं, बम को एक ही आदमी फोड़ता है, उसके लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं होती। इस बात को समझेंगे तो आपको लगेगा खतरा क्यों है। आपने मुझे मुर्तजापुर में जरूर बुलाया है, मैं भले ही इस शहर का नाम न जानता हूं, लेकिन सोच के यह आया था कि यहां काफी सारे मुझे मुर्तजा मिलेंगे, तो सीधी सपाट शब्दों में उनसे बात करूंगा ताकि उनके दिमाग के पेज खुल जाए ठीक से, और उनको ये न लगे कि ये 90% समाज जो है ये सो रहा है। इसमें बहुत लोग जागृत हो गए हैं, और अभी जागृत हुए हैं तो 1914 पैदा हो गया है, ध्यान रखिएगा। उन लोगों को नागरिकता नहीं दी गई पूरे भारत में, किसी कोने में, किसी बुद्धिजीवी ने। मैं फिर कहूंगा, बड़े बड़े संगठन हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों विचार गोष्ठियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, भजन कीर्तन की बहुत इस देश में बात हो रही है, जागरण हो रहे हैं। जिससे राष्ट्र जगना चाहिए था, उसका कोई जागरण इस देश में नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में भारत के एक राज्य जहां मुसलमानों की परसेंटेज 71% है,
सत्ता व्यवस्था संविधान उनके हिसाब से चलता है। वो भारत की दिल्ली की सरकार को घुटनों के बल टिका देते हैं। किसी ने भी यह सवाल नहीं पूछा। जो छोटी छोटी बात के ऊपर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि आजाद भारत में पिछले 70 साल से 7.5 लाख लोग एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं कि वो उस राज्य के नागरिक नहीं है, उनकी कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, वो कहां नौकरी करेंगे कहां नहीं करेंगे। मेडिकल के अंदर अगर अपने बच्चे को भर्ती कराने जाएंगे तो भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी क्योंकि वो नागरिक नहीं। उन्होंने 70 सालों में वोट नहीं दिया। लोकतंत्र, दुनिया के बड़े लोकतंत्र में यह हो सकता है? आप सब लोग की किससे कहानी पढ़ते हैं जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो आप देखते हैं कि चुनाव कमीशन के 2-3 लोग एक ऊंची पहाड़ी पे एक आदमी का वोट लेने भी जाते हैं और ये खबर बनती है कि देखिए हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। एक आदमी के वोट लेने के लिए भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन 3 लोगों को वहां भेजता है। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन ने और सरकारों ने कभी 7.5 लाख लोगों का वोट लेने के लिए नहीं भेजा। किसी ने चिंता ही नहीं की उनकी। लेकिन ताज्जुब क्या है? ताज्जुब मेरा यह है कि 7.5 लाख लोगों को नागरिकता नहीं दी आपने, लेकिन 550 किलोमीटर दूर से बर्मा नाम की एक जगह में, जहां मुसलमान निजाम मुस्तफा बसाना चाहते थे, अल्लाह की हुकूमत स्थापित करना चाहते थे, उस बौद्ध धर्म की मेजोरिटी वाले देश में जब उन्होंने हथियारों से विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, तो वहां बौद्धों ने कहा कि आप इस देश के कानून के तहत रहें, संविधान के तहत रहें, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को 1400 साल से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराने का जो ख्वाब था, उनको लग रहा था कि ये तो अहिंसक लोग हैं, इनका हिंसा से कोई वास्ता नहीं है, गेरुए वस्त्र पहन के घूमते रहते हैं। उन्होंने उनको सीरियस नहीं लिया। जब ज्यादा उत्पात मचाया तो उसी राष्ट्र के अहिंसक लोगों ने, नॉन वायलेंट लोगों ने, जिन्होंने कभी हथियार उठाया नहीं था, उन्होंने कहा कि अब सीमा पार हो गई। और जब हथियार उठाया उन बौद्धों ने तो इतना मारा कि अपना घर छोड़ के पूरी दुनिया में शरण लेते घूम रहे। वो भी बहुत बड़े शांति प्रिय थे, वो भी अहिंसक थे। लेकिन ये बात हिंदुस्तान के हर उस आदमी को समझ में आनी चाहिए जो शांति की बहुत बात करता है। हमें शांति चाहिए, सह अस्तित्व चाहिए, मिलकर रहना है हमें। ये मिलकर रहने का जो आपका ख्वाब है, ये जभी तक है जब दूसरे अभी उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ है। शांति की सारी कीमत आप देंगे, सह अस्तित्व की सारी कीमत आप देंगे, और दूसरा हर बार ये कहेगा कि अब 1947 आ गया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तो ऐसा है कि मुल्क जो है मजहब के नाम पे बटेगा। तो 1947 में कुछ लोगों ने इस देश को बांट दिया और वो अपना मजहब के नाम पे उन्होंने देश बना लिया। अगर देश चाहिए था तो फिर मिलकर लड़ाई जो चल रही थी वो झूठी थी, आपका एजेंडा कुछ और था। आपको जब आजादी मिली तो आपने मुल्क बांट लिया। यही स्थिति आपने क्या की, यही स्थिति आज करना चाहते। अगर हिंदुस्तान के शांति प्रिय लोग जो कहते हैं कि बार बार हमें शांति चाहिए, शांति भीख में नहीं मिलती कहीं दुनिया में, शांति की कीमत देनी पड़ती है। जो राष्ट्र शांति की कीमत देते हैं तभी शांति स्थापित होती है। आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां आपको लगता हो कि चोरी बहुत होगी, बदमाश बहुत होंगे, आप यकीन मानिए आप क्या अपने घर की सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते? क्योंकि आप ये कहें कि हम तो शांति वाले लोग हैं, तो दरवाजे में ताला लगाने की क्या जरूरत है, कुत्ता पालने की क्या जरूरत है? और आप शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन आप अजीब किस्म के शांति प्रिय लोग हैं। आप चाहते हैं कि भगवान आपको शांति देगा। दुनिया का हर भगवान जो हमारे शास्त्रों में दिखाई देता है, जिसे आप मन्नत मांगने के बाद लड्डू चढ़ाते हैं, उस भगवान के हाथ में भी हथियार है। आप उसके मानने वाले हैं, लेकिन आप चाहते हैं शांति कोई और आएगा और बचाएगा, आप नहीं लड़ेंगे। शांति का नियम है कि शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, जितना भी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे उतनी लंबी स्थायी शांति होगी।
भारत के लोगों को बर्मा से सीखना चाहिए। जब अगर आप 1947 में ये मजहब के नाम से देश बटा था, अगर उस वक्त भी हमारे पुरखों ने ये सोच लिया होता कि ये नौबत अगले 5000 साल तक नहीं आएगी और पॉलिसी सही बनाते और अपने लोगों को सही बात बताते, तो आज 2020 को जो लोग 1947 बनाने के लिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। आपने सही समय पे सही इलाज नहीं किया। आप डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचे हैं। डॉक्टर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चीजें बचाई जाए, लेकिन उतनी ही ताकत से लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, यही वक्त है कि ये डॉक्टर जो कोशिश कर रहा है, इसकी सारी कोशिशों को पानी फेर दिया जाए। और एक बार ये हट गया तो दोबारा हम इस समाज में एक ऐसा डॉक्टर जो गुजरात से 15 साल की ट्रेनिंग लेके आया है, इसे उतार दें। आप सत्ताओं का, किसी व्यक्ति का रेफरेंस इसलिए मुझे देना पड़ रहा है ताकि आप मेरी बात आसानी से समझें। बर्मा के लोगों ने, जो मुसलमान वहां निजाम इस्तफा, अल्लाह की हुकूमत स्थापित करना चाहते थे, उनका इलाज किया और वो भाग गए। उसी बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान भारत में बस गया है।